एक गांव में मुरली नाम का एक लड़का रहता था। मुरली को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। वह बहुत ही अच्छा चित्रकार था। मुरली के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था, लेकिन बीमारी की वजह से वह मुरली का साथ छोड़कर जा चुकी थी। मुरली अब अकेला ही रहता था। अपना गुजारा करने के लिए वह लोगों के चित्र बनाकर उन्हें बेचा करता था। एक दिन मुरली अपना सारा सामान लेकर बाजार में बैठा हुआ था। तभी गांव के जमींदार ने उससे कहा, अरे मुरली, तुम यहाँ खाली कैसे बैठे हो? मुरली थोड़ा निराश होकर बोला, क्या बताऊं काका, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। जमींदार बोला, कोई ग्राहक नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम मेरी तस्वीर बना दो। मुरली खुश होते हुए बोला, ज़रूर ज़रूर जमींदार जी, आप बैठिए, मैं अभी आपकी तस्वीर बना देता हूँ। जमींदार वहीं बैठ गया और मुरली उसकी तस्वीर बनाने लगा। थोड़ी देर में मुरली ने जमींदार का बहुत ही अच्छा चित्र बनाकर उसे दे दिया। जमींदार अपनी चित्र देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो कला कूट कूट कर भरी हुई है। बताओ, कितने पैसे हुए? मुरली बोला, 5 रुपए हुए। अच्छा ठीक है, ये लो, मेरी तरफ से 10 रुपए रखो। जमींदार ने मुरली को 10 रुपए दिए और वहां से चले गए। मुरली ने उसके बाद कुछ और लोगों के भी चित्र बनाए और शाम होने तक घर आ गया। घर पर आकर मुरली अपने दिन भर के पैसे गिन रहा था और पैसे गिनते हुए उसे ख्याल आया, मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ और मेरे पास कोई ज़्यादा भी खर्चा भी नहीं है। सोचता हूँ कि मुझे अब घूमने निकलना चाहिए। वैसे भी कई सालों से बस इसी गांव में रह रहा हूँ। घूमने जाने के विचार करके मुरली ने अपने पैसे गिनकर रख दिए और अपना सामान बांध लिया। अगली सुबह वह सामान लेकर घूमने के लिए निकल ही रहा था कि उसे जमींदार साहब रास्ते में मिल गए। जमींदार ने उसे टोकते हुए बोला, अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मुरली बोला, कहीं नहीं काका, सोच रहा हूँ घूमने निकल जाऊं, कुछ दिन बाहर घूमूं और वहीं चित्र बनाऊंगा। जमींदार बोला, अच्छा अच्छा, यह विचार तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। कहाँ घूमने जा रहे हो? मुरली ने कहा, वैसे अभी तो पता नहीं, गांव की सीमा पार करने पर जिस तरफ पैर मुड़े वहीं मुड़ जाऊंगा। जमींदार ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ और अपना ध्यान रखना। जमींदार से विदा लेकर मुरली गांव के बाहर निकल गया और चलते चलते सीमा पर आ गया। गांव की सीमा से रास्ता दो तरफ जाता था। तीसरी तरफ जंगल था। मुरली ने खड़े रहकर सोचा, इन दोनों गांव में जाने से अच्छा है मैं यह देख लूं कि उस जंगल के पार क्या है। जंगल खत्म होने पर कौन सा गांव या नगर आएगा। ऐसा सोचकर मुरली जंगल में चला गया। जंगल बहुत घना और बड़ा था। काफी देर तक चलने के बाद सुबह से शाम हो गई और सूरज भी ढल गया, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। अरे यह जंगल कितना बड़ा है, अब तो पीछे लौटने का भी कोई फायदा नहीं। भूख भी लगने लगी है, लगता है रात जंगल में ही बितानी होगी। मुरली एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक नेवला किसी सांप का पीछा कर रहा है। सांप लगभग घायल हो चुका था। अरे यह नेवला तो इस सांप को मार ही डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। मुरली ने अपना सामान में से चाकू बाहर निकाला और निशाना बनाकर नेवले की तरफ कर दिया। चाकू लगने से नेवला वहीं मर गया और सांप के प्राण बच गए। सांप वहीं पेड़ के नीचे आकर रुक गया और अपने असली रूप में आ गया। सांप को असली रूप में देखकर मुरली आश्चर्यचकित रह गया। हे भगवान, यह क्या? यह सांप इंसान कैसे बन गया? सांप ने मुरली से कहा, मैं इच्छाधारी नाग हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं, तुमने मेरी मदद की है। मुरली बोला, यह तो मेरा फर्ज था। इच्छाधारी नाग ने बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुरली बोला, मुझे कुछ देना चाहते हो? इच्छाधारी नाग ने कहा, हाँ, मांगो, क्या मांगते हो? मुरली बोला, मैं क्या मांगूंगा, पैसों की कमी तो नहीं है मेरे पास, मैं तो एक चित्रकार हूँ, मैं क्या मांग सकता हूँ।
इच्छाधारी नाग ने कहा, अच्छा तुम चित्रकार हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अगर तुम चाहो कोई तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम उसका चित्र बना देना। चित्र बनाते ही वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। मुरली बोला, अरे यह कैसा वरदान है, इस तरह तो मेरा हर ग्राहक मेरे वश में हो जाएगा। इच्छाधारी नाग ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ वही जिसे तुम चाहो। तुम इच्छा करो कि वह तुम्हारे वश में हो जाए, तब तुम उसका चित्र बनाओ, तभी वह तुम्हारे वश में होगा। मुरली बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इच्छाधारी नाग ने कहा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन अपने वरदान के बारे में किसी को मत बताना। मुरली बोला, ठीक है। इच्छाधारी नाग वहां से चला गया और मुरली उसी पेड़ पर सो गया। सुबह होने के बाद वह उठा और जंगल पार करने के लिए निकल पड़ा। जंगल पार होने के बाद बहादुरपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे, लेकिन साहूकार के आतंक से परेशान रहते थे। मुरली को भूख लग रही थी। वहां एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। अरे भैया, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हलवाई बोला, अरे दुकान ही हमने खिलाने के लिए खोली है, बताओ क्या खाओगे? गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खाओगे क्या? मुरली बोला, हाँ हाँ जरूर, लाइए। हलवाई ने मुरली को गरम गरम समोसे और जलेबी दी। मुरली ने बहुत ही स्वाद लेकर खाया और फिर पैसे निकाल कर उसे दे दिए। मुरली वहां से जाने लगा कि तभी वहां पर साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर आ गया और हलवाई को धमकाते हुए कहने लगा, अरे ओ हलवाई, आखिर कितने दिन और मुझसे नजर चुराओगे? लाओ, अब मेरे पैसे लौटा भी दो जो कर्जा लिया था। हलवाई ने कहा, हाँ हाँ मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिनों का और वक्त दे दीजिए। साहूकार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी होने तक का समय देता हूँ। उसकी शादी के बाद तुमसे वसूली करने आऊँगा, और अगर पैसे ना मिले तो फिर तुम इस दुकान को खाली कर देना। हलवाई ने कहा, यह तो बहुत कम दिन है, आपकी बेटी की शादी तो 4 दिन बाद ही है। साहूकार बोला, मैं तो 2 दिन के देने का विचार कर रहा था, लेकिन मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए तुम्हें 4 दिन दे रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं 4 दिन बाद आऊँगा। साहूकार उस हलवाई को धमका कर चला गया। मुरली के मन में साहूकार के बारे में जानने की इच्छा हुई। अरे काका, यह कौन थे? हलवाई बोला, यह इस गांव का साहूकार है। मजबूरी में लोग उससे उधार ले लेते हैं और फिर यह उसके बाद मनचाहा ब्याज लगाकर लोगों को लूटता रहता है। मुरली बोला, यह तो बहुत गलत बात है, लोग इसका विरोध नहीं करते क्या? हलवाई ने कहा, लोग विरोध करें भी तो क्या, यह इतना ताकतवर है कि इसके सामने किसी का मुंह ही नहीं खुलता। मुरली बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुरली वहाँ के बाजार में घूमने लगा और घूमते हुए वहाँ किसी लड़के से टकरा गया, जिससे उसके चित्रकार का सामान नीचे गिर गया। वो लड़का बोला, अरे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे तो सारे रंग फैल गए। मुरली बोला, कोई बात नहीं, मैं नए रंग ले लूँगा। लड़के ने पूछा, तुम इन रंगों का क्या करते हो? मुरली ने कहा, मैं चित्रकार हूँ और लोगों की तस्वीरें बनाता हूँ। लड़का बोला, अरे तब तो मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया, आओ दोस्त मेरे साथ, मैं तुम्हें रंग दिला देता हूँ। मुरली बोला, अरे नहीं नहीं दोस्त, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, दोस्त भी कहते हो और दोस्त की बात भी टालते हो, अब तो मेरे साथ चलना ही होगा। मुरली भी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलो। मुरली लड़के के साथ रंगों की दुकान पर गया और लड़के ने मुरली को रंग दिला दिए। लड़के ने कहा, मेरा नाम अजय है, तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मुरली बोला, मेरा नाम मुरली है, मैं सोनपुर गांव से आया हूँ और घूमने निकला हूँ। तुम क्या करते हो? अजय बोला, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है, तुम मेहमान हो मेरे, अब तुम्हें शादी तक रुकना होगा। मुरली बोला, अरे मेरी योजना इतने दिन रुकने की नहीं है। अजय बोला, यहाँ 4 दिन बाद ही मेरी शादी है, पूरा गांव आएगा, आखिर साहूकार की बेटी से शादी हो रही है मेरी। मुरली बोला, लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रहे, कोई बात है क्या? अजय ने कहा,
क्या बताऊं, साहूकार जबरदस्ती मेरी शादी अपनी बेटी से करवा रहा है। मुरली बोला, पर तुम मान कैसे गए? अजय थोड़ा निराश होकर बोला, दरअसल मेरे पिताजी ने किसी जमाने में साहूकार से उधार लिया था और वही उधार अब इतना बढ़ गया है कि खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। इसलिए साहूकार मुझसे अपनी बेटी से शादी करने को कहता है। मुरली बोला, लेकिन यह तो गलत बात है। अजय बोला, अब क्या कर सकते हैं, खैर चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। अजय मुरली को अपने घर ले आया। यह मेरा घर है, अब मेरी शादी तक तुम यहीं रहोगे। मुरली बोला, और तुम्हारे माता पिता वह कहाँ हैं? अजय बोला, मैं अकेला ही रहता हूँ, वह काफ़ी समय पहले गुजर चुके हैं। मुरली बोला, ओह, तुम्हारा हाल भी मेरी तरह है, शायद इसलिए ही भगवान ने हमें मिलाया है। अजय ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मुरली बोला, ठीक है दोस्त, मैं आराम तो नहीं करना चाहता अभी। यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह है क्या? अजय बोला, हाँ, तुम झरने के पास चले जाना, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं और नैना वहीं जाते हैं। मुरली चौंक कर पूछा, ये नैना कौन है? अजय बोला, बताऊंगा फिर कभी। और फिर अजय वहाँ से चला गया और मुरली अपना चित्रकारी का सामान उठाकर झरने के पास आ गया। उसने वहाँ देखा तो सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अरे वाह, कितना सुंदर नज़ारा है, यहीं की तस्वीर बनाता हूँ। मुरली अपना सामान निकालकर चित्रकारी करने लगा। वहाँ लगभग आधी तस्वीर बना ही चुका था कि तभी पीछे से किसी लड़की ने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर तस्वीर है, तुम चित्रकार हो? मुरली बोला, नहीं, डाकू हूँ, और यह लाल रंग खून है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कितना अच्छा मजाक करते हो, तुम सच में बहुत अच्छी तस्वीर बना रहे हो। क्या तुम लोगों की भी तस्वीर बनाते हो? मुरली बोला, हाँ, बना देता हूँ। लड़की बोली, तो फिर मेरी भी तस्वीर बनाओ। मुरली बोला, ठीक है, आगे आकर बैठो। मुरली ने लड़की को सामने बैठाया और उसकी तस्वीर बनाने लगा। वह उस लड़की की मुस्कुराहट में खोता जा रहा था और जब तक उसने तस्वीर बनाई तब तक वह लड़की को मन ही मन पसंद कर चुका था। तस्वीर बनाने के बाद उसने उस लड़की को तस्वीर दिखाई। अरे वाह, यह कितनी खूबसूरत तस्वीर है, क्या तुम रोज आते हो यहाँ? मुरली बोला, हाँ, रोज आता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, तो मैं भी रोज तस्वीर बनवाने आऊँगी। मुरली बोला, ठीक है। लड़की ने पूछा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुरली है। मेरा नाम मीरा है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मुरली बोला, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। मीरा वहाँ से चली गई और मुरली भी अजय के घर लौट आया। उसके हाथ में झरने की तस्वीर देखकर अजय बोला, अरे वाह दोस्त, कमाल की तस्वीर बनाई है, तुम्हारे यह रंग तो जादुई है, इस तस्वीर को तो मैं अपने घर की दीवार पर सजाऊंगा। मुरली बोला, अच्छा तो फिर आओ चलो, एक तस्वीर तुम्हारी भी बना देता हूँ। अजय बोला, अरे नहीं, अभी नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल बना देना। मुरली और अजय खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन मुरली झरने के पास जाने के लिए तैयार होता है। उसी वक्त अजय आकर कहता है, दोस्त मेरी तस्वीर भी बना दो ना। मुरली बोला, क्या अभी? अजय बोला, क्यों, क्या हुआ, तुम व्यस्त हो क्या? नहीं नहीं दोस्त, के लिए व्यस्त नहीं हो सकता, अभी बना देता हूँ तुम्हारा चित्र। मुरली ने अजय की तस्वीर बनानी शुरू कर दी और बहुत देर मेहनत के बाद उसने अजय की तस्वीर बनाकर उसे दे दी। अजय अपनी तस्वीर देखकर खुश हो गया। अरे वाह, क्या तस्वीर बनाई है, सच में शानदार है। मुरली बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, झरने के पास आनंद आता है मुझे। मुरली भागता हुआ झरने के पास जा पहुंचा और उसे आता देखकर मीरा ने मुंह फुला लिया। अरे मुझे माफ़ करना, ज़रा मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया था, माफ़ करना, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। मीरा बोली, मैं नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करो। मुरली बोला, अरे ऐसा मत कहो, देखो अब तुम मुस्कुरा दो, नहीं तो इसी तरह तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा और गांव में सबको दिखा दूंगा कि गुस्से में मीरा कैसी लगती है। मुरली की बात सुनकर मीरा हंसने लगी और उसका गुस्सा शांत हो गया। 2-3 दिन में ही मुरली और मीरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। 4 दिन भी जल्दी ही बीत गए।
मुरली मीरा से मिलने के लिए झरने के पास जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी अजय ने उसे रोकते हुए कहा, मुरली कहाँ जा रहे हो? आज तो मेरी शादी है। मुरली बोला, हाँ जानता हूँ, मैं बस अभी आया। मुरली रास्ते में जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मीरा से अपने दिल की बात कह ही दूंगा। मुरली झरने के पास आ पहुंचा, लेकिन मीरा वहां नहीं आई। मुरली वहां काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और दोपहर को अजय के घर वापस लौट आया। उसने देखा कि अजय किसी से बात कर रहा है। नैना, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरे हाथ से या घर और खेत दोनों चले जाएंगे और तुम्हारे पापा एक गरीब से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मुरली उसके पास आया और बोला, क्या बात है अजय, यह कौन है? अजय ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन साहूकार के कारण हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मुरली बोला, साहूकार की बेटी, क्या वो इस बारे में जानती है? अजय बोला, नहीं, वह इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। वह तो बस साहूकार की बात मान रही है। मुरली बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम दोनों के साथ भी और उस लड़की के साथ भी। अजय बोला, हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, मैं क्या करूँ अब? तभी मुरली को अपने वरदान के बारे में याद आया और वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अजय चौंक कर बोला, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो साहूकार जानता भी नहीं है। मुरली बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। मैं अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता। इतना कहकर मुरली अपनी चित्रकारी का सामान लेकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में उससे मीरा मिलती है, जो उसे रोक लेती है। मीरा, मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम है, हम कल बात करेंगे। क्या बात है मीरा, तुम चिंता में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मीरा ने रोते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मुरली, आज मेरी शादी है और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मीरा की बात सुनकर मुरली के कदम रुक गए और वह बोला, तुम किसे पसंद करती हो? मीरा बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुरली हैरान रह गया, क्या? और तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मीरा बोली, मेरे पिता इस गांव के साहूकार हैं, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, फिर मैं तो उनका फैसला टाल ही नहीं सकती। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। मुरली झट से पूछा, कहीं तुम्हारी शादी अजय से तो नहीं हो रही? मीरा बोली, हाँ, अजय से ही हो रही है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुरली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। तुम बस अपने पिताजी को मेरे पास उनकी तस्वीर बनाने के लिए ले आओ। मीरा हैरान होते हुए बोली, तस्वीर बनाने के लिए? लेकिन क्यों? उससे क्या होगा? मुरली बोला, अरे तुम ज़्यादा सोचो मत, जितना कहा है उतना करो और मुझ पर भरोसा रखो। मीरा बोली, ठीक है। मीरा अपने घर लौट जाती है और मुरली साहूकार के घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान सजाकर बैठता है। मीरा अपने कमरे में आकर बैठती है और रूठ जाती है। साहूकार जब मीरा के पास आता है तो बोलता है, अरे प्यारी मीरा बिटिया, क्या बात है? आज तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। क्या हमसे गुस्सा हो या फिर शादी का लहंगा पसंद नहीं आया? मीरा बोली, पिताजी, आप इतनी जल्दी मुझे यहाँ से विदा कर रहे हैं, मैं आपको बहुत याद करूँगी। बिटिया, याद तो मुझे भी आएगी, लेकिन लड़कियों को तो विदा होना ही होता है, एक ना एक दिन शादी तो करनी ही होती है। पिताजी, शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? बाहर एक बहुत अच्छा चित्रकार बैठा है, आप उससे एक अपनी तस्वीर बनवा कर मुझे दे दीजिए। पिताजी, मैं अपने ससुराल में उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात, हम तस्वीर बनवा कर भिजवा देंगे। नहीं पिताजी, मुझे अभी ही तस्वीर चाहिए, आप अभी जाइए उसके पास, नहीं तो मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी शादी के बाद। अरे अरे, ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। और उसके बाद साहूकार तस्वीर बनवाने के लिए मुरली के पास आ गया और बोला, अरे क्या तुम ही चित्रकार हो, तस्वीर बनाते हो? मुरली बोला, हाँ जी मालिक, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी? साहूकार बोला, मेरी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर बना दो और जल्दी।
मुरली बोला, ठीक है मालिक, आप बैठ जाइए। मुरली मन में विचार करता है कि उसे साहूकार को वश में करना है और तस्वीर बनाने का काम शुरू कर देता है। जैसे ही तस्वीर बनकर तैयार होती है वह साहूकार को दिखाता है और साहूकार कहता है, अरे वाह, मेरी इतनी सुंदर तस्वीर तो आज तक किसी ने नहीं बनाई। तुम सच में कमाल के हो। अब मैं चलता हूँ। साहूकार वहां से जाने लगता है और तभी मुरली सोचता है, यह वश में हुआ या नहीं, मुझे पता करना होगा। साहूकार थोड़ी दूर पहुंचता है कि मुरली उसे आवाज देकर रोकता है, रुको, यहाँ आओ। साहूकार मुरली के पास लौटता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज से तुम मेरी बात मानोगे, मैं जो कहूँगा वो करोगे और अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दोगे। साहूकार मुरली के वश में आकर बोलता है, आज से मैं तुम्हारी बात मानूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। यह सुनकर मुरली बहुत खुश होता है और वह साहूकार से बोलता है, चलो अपने घर ले चलो और अपने मुनीम को बुलाओ। साहूकार तोते की तरह रटते जाता है, घर चलो और मुनीम को बुलाओ, घर चलो और मुनीम को बुलाओ। साहूकार यही बड़बड़ाता हुआ घर में आ जाता है और उसके साथ मुरली को आता देख मीरा ने कहा, क्या हुआ पिताजी, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? मुरली खुशी से बोला, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ मीरा, अब हमारी शादी होगी। साहूकार मुनीम को बुला लेता है और मुरली साहूकार के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर साहूकार भी उसी बात को मुनीम के सामने दोहराता है। मुनीम जी, मेरे पास जितने भी लोगों की जब्ती हुई ज़मीन है और जितने भी लोगों की उधारी है, मेरी बेटी की शादी की खुशी में उनकी ज़मीन उन्हें लौटा दो और उधारी सबकी माफ़ कर दो और मेरी बेटी की शादी मुरली से होगी, अजय से नहीं। मुनीम आश्चर्यचकित रह जाता है और साहूकार से कहता है, यह सब आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, ऐसे तो आप लूट जाएंगे। और यह मुरली कौन है? साहूकार रटते रहता है, ज़मीन लौटा दो और उधार माफ़ कर दो, मेरी बेटी की शादी मुरली से होगी, अजय से नहीं। मुनीम को कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है बुढ़ा सठिया गया है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। मुनीम गांव वालों को बुलाकर उसकी ज़मीन के कागज़ वापस कर देता है और उधार भी माफ़ कर देता है। शाम को मंडप में मुरली मीरा के साथ बैठता है और साहूकार मीरा का कन्यादान कर देता है। कुछ देर बाद अजय और नैना भी वहां पहुंच जाते हैं। मुरली, यह सब क्या हो रहा है और यह कैसे हुआ? गांव में सभी लोग खुश हैं कि साहूकार ने सबकी ज़मीन वापस कर दी और कर्जा भी माफ़ कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्या किया? मुरली ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। साहूकार जी बड़े दिल वाले हैं, उनका दिल बहुत साफ है। उनसे गांव वालों का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने अपने फैसले बदल दिए। मीरा खुशी से बोली, पिताजी के इस बदले हुए रूप को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अजय ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमसे गले लगने का दिल कर रहा। अजय मुरली से गले लगने के लिए आगे आता है कि तभी उसके टकराने से साहूकार का चित्र पानी में गिर जाता है और तस्वीर खराब होते ही साहूकार होश में आ जाता है। यह सब क्या हो रहा है और तुम कौन हो? तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? मीरा बोली, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप ही तो ढूंढ कर लाए थे इन्हें मेरे लिए। साहूकार सोच में पड़ जाता है, मैं ढूंढ कर लाया हूँ? साहूकार सोच में डूबा ही था कि तभी उसके घर के बाहर से गांव वालों की आवाज़ें आने लगती हैं, जो साहूकार की जय जयकार कर रही थी। साहूकार बाहर आया और मुनीम से बोला, मुनीम जी, यह सब क्या हो रहा है? ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? मुनीम बोला, सेठ जी, यह सब तो आपको दुआएं दे रहे हैं। आखिरकार आपने इनकी ज़मीन वापस कर इन सब का उद्धार कर दिया है। मुनीम की बात सुनकर साहूकार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह सिर पर हाथ रख के बोलता है, यह सब कैसे हो गया? मुनीम बोला, आप ही तो रट लगाए हुए थे कि ज़मीन दे दो, उधार माफ़ करो और बेटी की शादी मुरली से होगी, अजय से नहीं। सब कुछ तो आपकी इच्छा से हो रहा है, अब आप सदमे में क्यों हैं? साहूकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और वह
चक्कर खाकर वहीं गिर गया और मुरली एक तरफ खड़ा खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।